आज हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन की। अन्ना हजारे टीम की तरफ से पोल बाउंड राज्यों में, चुनावी राज्यों में जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये जो चर्चा समूह हम लोग चला रहे हैं इनका क्या फ़ायदा है, आखिर ये चर्चा समूह हम क्यों चला रहे हैं। और इसके साथ साथ हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि सरकार ने लोकपाल आंदोलन को, अन्ना के आंदोलन को, आपके आंदोलन को अब तक किस किस तरह से कहाँ धोखे दिए हैं। अरविंद, सबसे पहले एक बड़ा सवाल आज अगर इस हफ्ते का देखें तो ये है कि हम लोग चुनाव प्रचार करने के लिए गए, हमने किसी के लिए वोट नहीं मांगे, हमने किसी का विरोध नहीं किया, तो हम गए क्यों? हाँ बिल्कुल, आपने तो बहुत बोल ही दिया। हम किसी पार्टी के पक्ष या विरोध में नहीं गए। बिल्कुल। चुनाव जनतंत्र का अहम हिस्सा होता है, तो इसीलिए हम जनता से ये, जितनी भी पार्टियां हैं वो जाति और धर्म के नाम पे वोट मांग रही हैं। ये कहा जा रहा है, एक पार्टी खड़ी होकर कहती है कि मुसलमानों को हम इतना रिजर्वेशन देंगे, दूसरी पार्टी कहती है कि हम इससे भी ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे। एक मुद्दा ये उठता है कि कोई मुसलमान भाई को या बहन को अगर आप रिजर्वेशन दे भी देंगे, क्या उसको फिर भी बिना रिश्वत के नौकरी मिल जाएगी? तो वो रिश्वत में भी या तो रिजर्वेशन कर दें, ये कह दें मुसलमानों से रिश्वत नहीं लेंगे, बाकियों से रिश्वत लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए इस चुनाव के दौरान लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार मुद्दा बने जी। सारी पार्टियों से ये पूछा जाए, तुम चुन के आओगे तो क्या उत्तराखंड जैसा लोकायुक्त बनाओगे? जो पार्टी ये कहे उत्तराखंड जैसे लोग, कोई नहीं कह रही है, बिल्कुल नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, बात ही नहीं करना चाहते उसकी, भाजपा भी नहीं करना चाहती उसकी। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये तो कहा है कि हम मजबूत लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस भी कह रही है मजबूत लाएंगे और भाजपा भी कह रही है मजबूत लाएंगे, और संसद में आपने देखा कि कितना कमजोर उन लोगों ने प्रस्तुत, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि उत्तराखंड जैसा मजबूत लेके आएंगे। हाँ, तो वहाँ पे, तो इसीलिए हम चुनावों में बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे कि इस पार्टी के खिलाफ या इस पार्टी का, हम ये कह रहे हैं कि ये पार्टियां अब जाति और धर्म को छोड़ के लोकपाल, लोकायुक्त और भ्रष्टाचार की बात करें। अरविंद, यहाँ पे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब हम जाते हैं भ्रष्टाचार में तो सारी पार्टियों के नेता डूबे हैं, और एक बार बार हमारे सामने सवाल उठा सभाओं में जब हम जाते थे वहाँ भी, और बाकी लोग जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी तरफ से भी सवाल है कि फिर विकल्प क्या है? भाई हम किसी पार्टी, किसको वोट देना ये तो हम बता नहीं रहे, और जनता ये जानना चाहती है कि भाई किसको हम वोट दें, तो इसका जवाब क्या है? देखिए मनीष, ये आंदोलन 8-10 महीने का आंदोलन है, सारी जनता सड़कों के ऊपर उतरी है। विकल्प आप दो तरह से बात कर सकते हो, एक ये कि पार्टी का विकल्प, दूसरा ये कि व्यवस्था का विकल्प। व्यवस्था का विकल्प, हम व्यवस्था के विकल्प की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम पार्टी के विकल्प की बात नहीं कर रहे। इस व्यवस्था का ये विकल्प चाहिए। आज भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, इसके विकल्प में हमें लोकायुक्त या लोकपाल चाहिए। इन सारी पार्टियों से पूछा जाए कौन पार्टी ये देने को तैयार है, देखते हैं इन चुनावों में कौन सी पार्टी क्या कहती है। अगर जनता मजबूर करे और मीडिया इसको जोर से उठाए तो मुझे लगता है कि पार्टियों को मजबूर किया जा सकता है। अगर नहीं होगा तो ये आगे फिर जनता बैठ के सोचेगी कि क्या करने की ज़रूरत है। बहरहाल उत्तर प्रदेश का दौरा भी हमारा बाकी है और हम लोग पंजाब में और उत्तराखंड में जा चुके हैं। अब चर्चा समूह पे बात करते हैं। ये जो चर्चा समूह हो रहा है, आज लोग चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। एक सवाल ये उठता है लोगों के समझने के लिए ज़रूरी है कि ये चर्चा समूह आखिर हम क्यों चला रहे हैं, क्यों शुरू कर रहे हैं? देखो मनीष, अभी तक ये पूरा जो आंदोलन था इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अन्ना हजारे थे, एक कोर कमेटी थी। अन्ना को कुछ भी बात करनी होती थी तो मीडिया के ज़रिए बात होती थी। मीडिया की अपनी लिमिट, मीडिया ने बहुत साथ दिया, हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत अहम भूमिका निभाई और एक तरह से आंदोलन का हिस्सा बनी मीडिया। लेकिन मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं। बिल्कुल, हम कोई भी बात कहते हैं तो वो पूरी, हम मान लीजिए 15 मिनट कोई बात कहना चाहते हैं तो वो 15 मिनट नहीं चला सकते, वो 2 मिनट की बाइट चलाते हैं। वो बातें सारी जनता तक पहुंच नहीं पा रही हैं, कट छट के पहुंच रही हैं। जन लोकपाल बिल की क्या वो है, कमियां क्या है सरकारी लोकपाल बिल में, मूवमेंट से रिलेटेड कई इश्यूज हैं। इसीलिए जनता से सीधा संवाद स्थापित हो सके, 2 वे कम्युनिकेशन, तो ये है कि हर इलाके में कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं मैं जुड़ना चाहता हूँ, हाँ मैं क्या करूँ। तो हम ये कह रहे हैं आप ये करो कि आप अपने एरिया में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक डिस्कशन फोरम, चर्चा समूह, अन्ना चर्चा समूह शुरू करो। ये चर्चा समूह ये होगा कि हर हफ्ते में कोई भी दिन तय कर लो, कोई भी समय तय कर लो, और उसमें आप हर हफ्ते हम लोग एक ये वीडियो जो अभी हम बात कर रहे हैं ये, और एक इसी के ऊपर पैम्फलेट, हैंडबिल, ये हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। इसको आप डाउनलोड कर लो। आप अपने चर्चा समूह में केवल उस पैम्फलेट को पढ़ दो और इस वीडियो को दिखा दो। उसके बाद जनता उसको देख के खूब प्रश्न पूछेगी, तो आप कोई उन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं ऐसा हम नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। जनता जो प्रश्न पूछे उनको नोट कर लो। एक हमारी हेल्पलाइन है,
उस हेल्पलाइन पे या तो फ़ोन करके क्वेश्चंस बता दो या हमें ईमेल कर दो indiaagainstcorruption.2010@gmail.com पे। तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो उनके हम आपको जवाब दे देंगे, आप उन क्वेश्चंस के जवाब को फिर अपने चर्चा समूह में ले जाओ। तो एक तरह से आप ब्रिज बन गए जनता के और आंदोलन के बीच का। ये जो चर्चा समूह को चलाने वाला कार्यकर्ता है, हाँ। ये जनता और आंदोलन के बीच का एक ब्रिज है। हाँ। और इसका काम जरूरी नहीं कि हर एक सवाल का जवाब इसके पास हो। हाँ। लेकिन सवाल ये आप लोगों तक, हम लोगों तक आ सकें और हमारे जो जवाब है वो वहां तक जा सकें। बिल्कुल। उस पर और कुछ कार्यकर्ता होंगे जो इस चर्चा समूह को चलाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जनता चलाएगी। और कई लोगों के पिछला एक ये दूसरा चर्चा समूह अब दूसरे हफ्ते है, ये हर हफ्ते होने की बात है। एक कुछ लोगों के फ़ोन आए, जी हम तो अच्छा बोलते नहीं है, हम तो चर्चा समूह कैसे चलाएंगे, और मेरे को तो कई क्वेश्चंस के जवाब ही। घबराने की बात नहीं है, आप कोई आंदोलन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, आपके पास सारे जवाब हैं ऐसा नहीं हो सकता। आप बस चर्चा समूह में उसी इलाके के एक आम आदमी हैं, एक आम आदमी बस इनिशिएटिव ले रहा है और वहीं जनता से बैठ के डिस्कस कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके भी मन में होंगे, जो जनता के भी मन में होंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब जनता तक पहुंच सके। आंदोलन के बारे में, लोकपाल बिल के बारे में, ये जनता तक सवाल जवाब पहुंच सके और उनके क्वेश्चंस हमारे पास आ सके। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हम वीकली बेसिस पे शुरू करना और इन मुद्दों पर, इन सवालों पर एक साझा समझ बन सके, इसके लिए चर्चा समूह चला रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, तो दो सवाल हैं या दो मुद्दे हैं कि तो हर चर्चा समूह में जहाँ के भी लोग होंगे उनके अपने मुद्दे होंगे, उनके मोहल्ले के, उनके गांव के, उनके कस्बे के। दूसरा, राष्ट्र के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो उनको इसमें चर्चा समूह में कितनी जगह दें, लोग किस तरह से उन पर चर्चा करें, क्या लोकल समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, क्या हम उस तरफ भी बढ़ें, राष्ट्रीय समस्याओं पे क्या चिंतन होगा इसमें, उन सवाल वहाँ पे भी सवाल जवाब होगा क्या? देखो, ये सारे छोटा मुद्दा या बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमी से रिलेटेड है। बिल्कुल, कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये भी सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। यहाँ पे हम समाधान ढूंढ रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन का, तो ये वाले सारे मुद्दों के ऊपर हमारे पास जवाब होंगे ऐसा भी हम नहीं कह रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस खड़े हों इन चर्चा समूह में। क्या भारत वाकई जनतंत्र है? क्या ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है? क्या यहाँ पे जनता की वाकई चलती है, जनता की सुनवाई होती है, या पार्टियों की चलती है, नेताओं की चलती है? क्या ये पूरा का पूरा तंत्र केवल नेताओं के लिए नहीं काम कर रहा? क्या इस तंत्र को बदलने की ज़रूरत है? अगर बदलने की ज़रूरत है तो किस तरह के तंत्र की ज़रूरत है? इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम चाहते हैं कि देश भर में इन चर्चा समूह के माध्यम से अगले 1-1.5 साल तक खूब चर्चा हो और पूरा देश, राष्ट्र के अंदर एक आम सहमति बन सके कि हमें अब इस जनतंत्र को बदलना है, हमें इस व्यवस्था को बदलना है, और बदल के हमें कैसी व्यवस्था लानी है, इसके ऊपर अगर आम सहमति पूरे राष्ट्र में इन चर्चा समूह में हो गई तो मुझे लगता है कि वो चेंज आने में देर नहीं लगेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि जो जो लोग ये देख रहे हैं, अगर आप ये चर्चा समूह शुरू करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक वैचारिक क्रांति हम इस देश में शुरू करना चाहते हैं, विचारों के तौर पे। पहले, सबसे पहले हमें विचारों के तौर पे इकट्ठे होना पड़ेगा कि हाँ, ये देश जनतंत्र नहीं है और इसको जनतंत्र बनाना है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर इस पे आम सहमति हो गई तो, यानी कि वैचारिक क्रांति पर ही हमें अभी रहना है। बिल्कुल, चाहे इलाके की सड़क टूटी हो या देश की कोयला खदानें खाली हो रही हों। मुद्दा ये नहीं है कि वो सड़क कैसे ठीक हो, मुद्दा ये है कि वो व्यवस्था कैसे ठीक हो जिसकी वजह से सड़क टूटी रहती है, जिसकी वजह से हमारे पहाड़ बेचे जा रहे हैं, कोयला खदाने जा रही हैं। ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। विकल्प देना है हमें विकल्प पे चर्चा करनी है कि हमें व्यवस्था कैसे बदलनी है कि सड़क टूटी ना रहे और कोयला की खदानें ना लूटें। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, यही हमारी वैचारिक क्रांति है। ये सड़क का एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति ने कहा मेरे गाँव की सड़क खराब है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आपकी सड़क ठीक करा दें हम, बिल्कुल। दूसरा ये कि ऐसी व्यवस्था की बात करें कि अगली बार आपके गांव की सड़क खराब होते ही अपने आप ठीक हो जाए। वहाँ के लोगों की, वहाँ की व्यवस्था की, वहाँ के अफसरों की, वहाँ के नेताओं की जिम्मेदारी हो कि अगली बार आपकी सड़क खराब होते ही ठीक हो जाए, आपको किसी बाहर वाले की जरूरत ना पड़े। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके शायद जवाब अभी हमारे पास भी ना हो, लेकिन वो सवाल, उन पर चर्चा हो कि ये सवाल हैं। और बहुत सारे सवालों के हमारे पास सीधे सीधे जवाब भी नहीं हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का हर चर्चा समूह में जवाब आएगा, पर वो सवाल आएगा तो देश का सवाल बनेगा। इसीलिए आपने इसको वैचारिक क्रांति कहा। अब आंदोलन की तरफ बात करते हैं अरविंद, की जो हम बार बार कहते हैं, आपने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा, हम टीवी मीडिया में भी कहते हैं कि बार बार धोखे दिए, तो उन धोखों पर चर्चा हो आज
इसके इस वीडियो में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कदम कदम पर धोखे दिए हैं। ये भी जनतंत्र से रिलेटेड आज कि सरकार से पूरे देश ने एक कानून मांगा था बस, बिल्कुल बड़ी बात तो नहीं मांगी, और वो भी ये मांगा था भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून दे दो, कोई गलत बात नहीं मांगी, और सारे देश ने मांगा। सरकार ने कानून देने के बजाय केवल षड्यंत्र रचे और धोखे दिए। उसके ऊपर आज बात करते हैं कि किस तरह से पिछले एक साल में जनता ने किस तरह से धोखे पे धोखे खाए। मैं समझता हूँ आंदोलन के शुरू से ही धोखेबाजी हुई है इस जनता के साथ में, आंदोलन के साथ में, आंदोलन के नेतृत्व के साथ में, जो लोग आंदोलन कर रहे थे सबके साथ में। 5 अप्रैल से ही जो शुरुआत हुई वहीं से धोखा देना शुरू कर दिया था। 5 अप्रैल को अन्ना जब अनशन पे बैठे तो चौथे दिन ये ज्वाइंट कमेटी बनाने को तैयार हो गए। 5 लोग अन्ना के, 5 लोग सरकार के, बिल्कुल बहुत बढ़िया 10 लोगों की कमेटी बनी। हम सब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ कमेटी में गए कि भाई अब तो अच्छा कानून आ जाएगा। और उन दिनों में मनीष बहुत मेहनत की, हम लोगों ने खूब रिसर्च की, हांगकांग में कैसा कानून है, इंडोनेशिया में कैसा कानून है, उन सबको एकत्रित करके तमाम लोगों से, इंटेलेक्चुअल से मिलते थे, आईपीएस अफसर से मिलते थे, सीबीआई के अधिकारियों से बात करते थे, उन सब लोगों से बातचीत करके इतने सेमिनार कॉन्फ्रेंस देश भर में किए। फिर ये हमने सुझाव दिए सरकार को जन लोकपाल बिल के बिल्कुल। और अंदर इन्होंने ज्वाइंट कमेटी में एक भी बात हम लोगों की नहीं मानी, मोटी मोटी जितनी बातें थी कोई बात नहीं मानी इन लोगों ने। 2.5 महीने में 9 मीटिंग हुई, एक मीटिंग 2-2 घंटे चली। तो आप ये सोचो कितने घंटे मीटिंग के बाद आखिरी मीटिंग में अपना कानून लेके आ गए जी हमें तो ये बनाना है। तो अगर आपको अपना ही कानून, कहते हैं आप अपना कानून ले आओ, हम अपना कानून ले आए, तो वो तो 4 अप्रैल को भी आपका अपना कानून था, हमारा अपना 2 कानून तो पहले ही थे। तो फिर ये ज्वाइंट कमेटी की जरूरत क्या थी? तो ज्वाइंट कमेटी का नाटक ही किया। बिल्कुल। ज्वाइंट कमेटी की आखिरी मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई 2 कानून अब आए हैं, 2 बिल, एक आपका है सरकार का, एक अन्ना जी का, अन्ना जी की तरफ से। ये दोनों बिल कैबिनेट में रखे जाएं, कैबिनेट तय करे कि कौन सा अच्छा है। वहां भी इन्होंने धोखा किया। बिल कैबिनेट के अंदर इन्होंने केवल अपना बिल रखा, जो जनता की तरफ से तैयार बिल था, अन्ना हजारे की तरफ से तैयार बिल था, वो बिल उन्होंने कैबिनेट में रखा ही नहीं, वहां भी धोखा किया। उसके बाद आपको याद होगा जुलाई के महीने में कितनी बार सरकार ने कहा हम एक सशक्त कानून लाएंगे, सशक्त कानून लाएंगे, और अगस्त में जो कानून इन्होंने प्रस्तुत किया वो आपको पता है कि सशक्त होने के बजाय एकदम ऐसा कानून था जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना था। उस कानून में लिखा था कि अगर कोई लोकपाल को शिकायत करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो जो शिकायत करता है अगर उसकी शिकायत में पर्याप्त सबूत नहीं है तो उसको 2 साल की कैद, और जो शिकायत अगर साबित हो जाए भ्रष्टाचारी के खिलाफ तो भ्रष्टाचारी को 6 महीने की कैद। ये का मतलब शिकायतकर्ता को 2 साल की कैद और भ्रष्टाचारी को 6 महीने कैद। ये शिकायतकर्ताओं के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, या भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है? ये इस सरकार का सख्त कानून था। और इसके बाद जब इस कानून का विरोध करने के लिए अन्ना हजारे ने कहा कि मैं फिर अन्ना ने कहा कि अगस्त में मेंशन करूंगा, तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया। सरकार ने, वो तो गांधी समाधि जाने के लिए निकले थे, वहां से उठा के उनको तिहाड़ में डाला, जहाँ पे कलमाड़ी बनते, जहाँ पे राजा बनते, वहाँ पे डाल दिया। और देश में जो लाखों लोग निकले थे कि हमें एक सख्त लोकपाल कानून चाहिए, उनको स्टेडियम्स को जेल बना बना के डाल दिया। पर कहीं ना कहीं अरविंद ताकत थी जनता की कि जो स्टेडियम को, जिनको जेल बनाया गया था, वो भी छोटे पड़ गए। बिल्कुल। और उसके बाद अन्ना अनशन पे बैठे, 27 अगस्त को पूरा संसद बैठा, पूरे संसद ने बैठ के, शनिवार के दिन वो बैठक हुई, शनिवार के दिन स्पेशल सेशन हुआ सारे देश के सामने। नॉर्मली लोग संसद की कार्रवाई देखते नहीं है, लेकिन उस दिन पूरे देश ने देखी। सारी संसद ने 3 प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव था कि लोकायुक्त सारे राज्यों में इसी के थ्रू बनाए जाएंगे, सिटीजन्स चार्टर इसके जरिए लाए जाएंगे, और निचली नौकरशाही को इसके साथ लोअर ब्यूरोक्रेसी लाया जाएगा। 27 अगस्त को ये हुआ, और जो संसद में बिल प्रेजेंट किया प्रधानमंत्री ने, उसमें 2 चीजें गायब थी। सिटीजन्स चार्टर का उसमें जिक्र नहीं था, और लोअर ब्यूरोक्रेसी लोकपाल के दायरे में नहीं लगाई थी। तो एक तरह से प्रधानमंत्री सीधे सीधे केवल देश की जनता को नहीं धोखा दे रहे, वो संसद को भी धोखा दे रहा है। अगर संसद का प्रधानमंत्री अपमान करने लगेंगे, संसद को प्रधानमंत्री संसद के प्रस्तावों को नहीं मानेंगे, फिर संसद का मतलब क्या? बंद कर दो संसद को। संसद के इसी प्रस्ताव के आधार पर प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि अन्ना जी आपकी 3 मांगे थी, तीनों हमने मान ली, अब आप अपना अनशन बंद कर दीजिए। अन्ना ने उसी के बेसिस पे अपना अनशन बंद किया था। उसके बाद ये अक्टूबर के महीने में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में कांग्रेस के कई लोगों ने अन्ना से संपर्क किया कि हम एक सशक्त कानून लेके आएंगे, अन्ना जी आप अभी अपना आंदोलन मत कीजिए, विंटर सेशन तक हमें वो दीजिए। ये उस वक्त की बात है जब हिसार में हम लोगों ने कैंपेन किया था, हिसार के आसपास जब था।
और 10 अक्टूबर को अन्ना को चिट्ठी दोबारा लिखी प्रधानमंत्री ने, कहा कि हम सशक्त कानून लेके आ रहे हैं अन्ना, और आप अपना आंदोलन मत। और जो कानून ये संसद में लेके आए, आपको पता है कि कितना खराब कानून था, बहुत कमजोर कानून। तो ये एक और धोखा हुआ, एक और मतलब ये हुआ कि अन्ना को बार बार धोखे दिए गए। हाँ। और बार बार कहा गया, जनता को कहा गया कि हम सशक्त लाएंगे, संसद ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने अलग से कहा, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा, लेकिन वो सशक्त कानून नहीं लेके आए। बिल्कुल, एक तरफ तो ये सब था, और दूसरी तरफ इन्होंने आंदोलन की छवि खराब करने के लिए और जनता में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र रचे। बिल्कुल, बहुत। जो अन्ना टीम के लोग थे, आंदोलन से संबंधित लोग थे, उनके ऊपर झूठे आरोपों के ऊपर आरोप, और अन्ना को मनीष तिवारी ने खड़े होकर बोला कि अन्ना सर से पैर तक, सर से ऊपर तक तुम तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, तुम क्या भ्रष्टाचार के बारे में बात करो? भ्रष्टाचार, उनको अन्ना हजारे जो कि फकीर आदमी हैं, मंदिर में रहते हैं, उनके पास कोई एक थाली, चम्मच, ग्लास और अपना बिस्तर, इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। वो अन्ना हजारे उनको भ्रष्टाचारी नजर आता है। अन्ना को बार बार कहा गया कि आप आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। किरण बेदी, जो कि पूरी जिंदगी वो आईपीएस में रही, पुलिस में रही, ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी छवि बनी पूरे दिन, ईमानदार अधिकारी की छवि थी। और अगर उन्होंने बेईमानी करनी होती, पुलिस में एक हवलदार साल में करोड़ रुपए कमाता होगा, बिल्कुल, उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया, और अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। 500 रुपए ज्यादा ले लिए, 5000 रुपए टिकट ले लिया, इधर उधर कर लिया। हाँ, इधर उधर कर लिया। क्या बात। प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी के खिलाफ एक फर्जी सीडी निकाली, जिसके ऊपर अब कोर्ट ने भी बहुत सख्त आदेश दिए हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ। तो एक के बाद एक उनके प्लॉट्स के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई। मैं इनकम टैक्स में काम करता था, इनकम टैक्स में एक पैसे का मैंने हेरफेर नहीं किया। अब ये कहा गया कि मैंने इसमें आंदोलन के अंदर मैंने भ्रष्टाचार कर लिया। तो ऊट पटांग के आरोप लगाए गए। आरोप नहीं अरविंद, मुझे लगता है कि एक और सीरीज चली अन्ना हजारे जी के बारे में, कुछ कुछ उलझुल बात कहने की। किसी ने उनको कहा ये तो भगोड़ा हैं, किसी ने कहा इन्होंने कहा सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, किसी ने कहा कि बीजेपी का मुखौटा है, किसी ने ये कहा कि ये तो हरिश्चंद्र की औलाद थोड़ी हैं। तो तरह तरह के इस तरह से उन्होंने इस तरह भी बदनाम करने की कोशिश की अन्ना को। अब ये प्रश्न उठता है मनीष कि सारा देश चाहता था जन लोकपाल बिल आए। जन लोकपाल बिल जो है, कितने रेफरेंडम हम लोगों ने कराए, हर रेफरेंडम में ये निकल के आया कि 90% से ज्यादा लोग जन लोकपाल बिल चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि वो कोई जानते नहीं थे, उनको मुद्दे समझाए गए। आपको याद है रेफरेंडम में 7-8 क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछे जाते थे और जनता को समझाया जाता था, समझा के उनसे पूछा जाता था। इट वाज एन इन्फॉर्म्ड रेफरेंडम। और वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर खूब टीवी पे चर्चा हो रही है, अखबारों में चर्चा हो रही है, जनसमूह में चर्चा हो रही है, पहले से नया मुद्दा नहीं है। तो उन रेफरेंडम में ये निकल के आया कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो जन लोकपाल चाहते हैं। हाँ। फिर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये तो आपके रेफरेंडम है, तो टीवी चैनल्स ने रेफरेंडम करवाए। हाँ। उन टीवी चैनल्स के उसमें सर्वे में निकल के आया कि 80% से ज्यादा जन लोकपाल बिल चाहती है। ऐसी चीज जो 80% से ज्यादा ये देश चाहता है, तो क्या वो चीज देश को नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस देश की संसद का ये कर्तव्य नहीं है कि जो जनता चाहती है वो उसको दे? लोकसभा में जिस दिन ये बिल प्रस्तुत हुआ तो लालू यादव खड़े होकर कहते हैं कि ये सारी पार्टियां जो हैं वो तमाशा कर रही हैं, ना तो कोई पार्टी चाहती है जन लोकपाल बिल और ना ही कोई सांसद चाहता है जन लोकपाल बिल। तो एक तरफ सारा देश है जो ये कहता है कि हमें जन लोकपाल चाहिए, और एक तरफ इस देश की संसद है जो कहती है कि हम आपको जन लोकपाल बिल नहीं देंगे। तो क्या ये संसद इस देश के लोगों की भावनाओं की और इच्छा की प्रतिनिधित्व करती है? क्या इस देश की संसद इस देश के लोगों की वाकई प्रतिनिधि है? क्या इस देश की संसद, जिसके अंदर लालू यादव, कलमाडी और एक कनिमोई जैसे लोग बैठे हैं, इस देश को भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्ति दिला सकती है? ये प्रश्न अहम है जो खड़े होते हैं हमारे सबके सामने, और इन प्रश्नों का जवाब इस आंदोलन को ढूंढना पड़ेगा। और प्रश्न ये भी है कि भाई संसद में बहुमत में जो लोग हैं वो तरह तरह के षड्यंत्रस्त हैं। संसद में बहुमत में जो लोग हैं वो बार बार जनता को धोखा देते हैं, अन्ना को धोखा देते हैं, और जनता पूरे सिस्टम में कहने को जनता का जो आम आदमी है, जनता मालिक है, आम आदमी मालिक है, पर पिछले 9 महीने में ये साबित हुआ बार बार कि जनता चाह के एक कानून नहीं बनवा सकती। बिल्कुल। आंदोलन कर ले, विरोध कर ले, पर कानून नहीं बनवा सकती। बिल्कुल।